गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दून अकेडमी ऑफ डिफेंस ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट टॉपिक हमने रीड आउट कर लिया था, आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी अबाउट इंडियन हिस्ट्री। अब हम लोग एक टॉपिक रीड आउट करने वाले हैं जनरल नॉलेज का, दैट इज टॉपिक नेम होगा हमारा नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो करते हैं हम लोग टॉपिक शुरू। तो टॉपिक में हम सबसे पहले रीड आउट करने जा रहे हैं नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो ये आपकी हेडिंग होगी और इसमें आप अगली हेडिंग बना लीजिएगा नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स इस टॉपिक को रीड आउट करने के लिए हमारा जो मेन फॉर्मेट काम करेगा, फॉर्मेट हम कुछ इस तरह लेके चलेंगे। एक तरफ आपको लिखना है नेम ऑफ द नेशनल पार्क, सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे ईयर, किस वर्ष ये बनाया गया था या इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। फेमस फॉर, किस पर्टिकुलर एनिमल के लिए जाना जाता है, फेमस फॉर, और इन विच स्टेट, भारत के किस राज्य में ये राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। तो हमें मेनली ये चार चीज़ों पे फोकस करना है। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पार्क आ जाइएगा कैंपबेल नेशनल पार्क। कैंपबेल नेशनल पार्क, कैंपबेल नेशनल पार्क, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है 1992, 1992। ठीक है, 1992। कैंपबेल नेशनल पार्क फेमस है फॉर वाइल्ड पिग्स, जंगली शूकर के लिए जाना जाता है। ठीक है, और जिस पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में पड़ेगा, आप स्लैश करके यूटी भी लिख लेना, क्योंकि हमें मेंशन करना पड़ेगा यूटी भी, इसमें यूटीज भी आ सकती हैं। तो वाइल्ड पिग ये कैंपबेल नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, और स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आ जाएगी अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड। माना जाता है ये निकोबार जो द्वीप है, ये निकोबार जो द्वीप है ये एक ओल्ड ट्राइब के लिए फेमस है, एक आदिवासी कबीले के लिए जाना जाता है। और ये आदिवासी कबीले के लोग ऐसे ही शूकर का शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने इनर निकोबार में जाने से सैलानियों को पूरी तरह मना किया है, क्योंकि इनर निकोबार में अगर ये जाते हैं तो यहाँ पर जो ट्राइब रहती है वो इंसानों तक को खा जाती है, क्लियर, और उनको मार भी देती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बलपक्कम नेशनल पार्क, बलपक्कम नेशनल पार्क सन 2013 में ये बना था। और बलपक्कम नेशनल पार्क फेमस है मेडिसिनल हर्ब, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं आयुर्वेदा में इस्तेमाल होती हैं, वो बलपक्कम राष्ट्रीय उद्यान में देखे जाती हैं। और ये सन 2013 में बना, और स्टेट है दैट इज मेघालय। ठीक है, देन अगला आ जाता है सैडल पीक, 1979। और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान ये फेमस है वाइल्ड पिग्स के लिए और अंडमान निकोबार आइलैंड में। ठीक है, वाइल्ड पिग्स, अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड में मौजूद है। ठीक है, सैडल पीक नेशनल पार्क। आगे बढ़ेंगे,
देन इसमें आ जाइए बांदीपुर, बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क 1974 1974, ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क 1974। और बांदीपुर फेमस है फॉर एलिफेंट्स एंड टाइगर्स, ठीक है, तो मेनली ये टाइगर्स के लिए जाना जाता है। और स्टेट का नाम लिख लेंगे कर्नाटका, कर्नाटका, ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क 1974 फेमस फॉर टाइगर्स और स्टेट है कर्नाटक। नेक्स्ट अगला आ जाता है बनेरघट्टा, बनेरघट्टा, बनेरघट्टा 1974 वर्ष 1974, बनेरघट्टा फेमस फॉर एलिफेंट्स, फेमस फॉर एलिफेंट्स, ठीक है, हाथियों के लिए जाना जाता है। एंड अगेन कर्नाटका, कर्नाटका ही राज्य में 1974 में 2 राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुए थे, एक बांदीपुर एंड अनदर वन इज बनेरघट्टा। देन इसके बाद आता है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क मरीन नेशनल पार्क 1983 वर्ष 1983 में। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क 1983 फेमस फॉर कोरल रीफ्स, फेमस फॉर कोरल रीफ्स एंड अगेन अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क क्या है और कोरल रीफ्स क्या है, एक ऐसी हल्का डिस्कशन आपको बता देते हैं। कोरल रीफ्स को आप कहते हो मूंगा, मूंगा की जो चट्टानें होती है, मूंगा बेसिकली तब बनता है जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स कई सालों से एक ही जगह पे एक ही स्थान पे रह रहे हैं, बहुत से उनमें से मर जाते हैं, उसी जगह पे वो डिकम्पोज्ड हो जाते हैं और ऐसा होते होते कई साल हो गए और इसी वजह से वहाँ पर पत्थरों की एक श्रृंखला बन गई, स्टोन्स की एक लेयर बन गई। इन्हीं स्टोन्स की लेयर पे रहने लग जाते हैं जीव जैसे कि लिम्पिड्स, क्रैब्स, देन इसमें आ जाता है स्नेल्स, घोंगे, है ना। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक जगह पे रह रही हैं। कई सालों से इंसानों ने क्रैब्स, लिम्पिड्स, घोंगे, इन सबको सी फूड के तौर पे यूज़ करना शुरू कर दिया। लार्ज मात्रा में जब यहाँ से ये ख़त्म होने लगी है स्पीशीज़, तो गवर्नमेंट ने इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। अब जहाँ पर किसी भी प्रकार का शिकार करना वर्जित है, प्रतिबंधित है। आगे बढ़ेंगे। देन आ जाइएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क के लिए शॉर्ट फॉर्म एनपी यूज़ कर लीजिए। 1936 वर्ष 1936। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान फेमस है फॉर टाइगर्स और स्लैश करके एलिफेंट्स। जिम कॉर्बेट में टाइगर और एलिफेंट दोनों देखे जाते हैं, ठीक है, टाइगर एंड एलिफेंट्स बोथ। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड, ठीक है। अब इस बात पे ध्यान देते हैं। उत्तराखंड राज्य के 2 जिले टच करता है ये, एक नैनीताल एंड अनदर वन इज पौड़ी। और जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसका पहले का नाम हेलेज नेशनल पार्क होता था। ये हेलेज पार्क से जाना जाता था, लेकिन
यहाँ पर एक शेरनी, एक टाइग्रेस थी, जिसने जिम कॉर्बेट के आसपास क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 153 लोग मार दिए थे, 153 लोगों का शिकार कर चुकी थी। और घबराए लोगों ने एक फेमस हंटर को बुलाया, जिस शिकारी का नाम था हंटर जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट इस टाइग्रेस का शिकार करते हैं, या इस शेरनी के शिकार के लिए लगभग 48 दिनों तक उसका पीछा करते हैं, 48 डेज तक। और 49th डे ये टाइग्रेस का शिकार कर लेते हैं। और क्योंकि इन्होंने एक ऐसी शेरनी का शिकार किया था, एक ऐसे टाइगर का शिकार किया था जो लोगों को खाता था, आदमखोर था, और यही वो रीज़न था कि तभी से इसका नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया, जो कि इसका ओल्ड नेम हेलेस पार्क, उसको रिप्लेस करके जिम कॉर्बेट नाम से जाना जाता है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया था। इट वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। अगला आ जाते हैं पेरियार। पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1982 में घोषित किया गया, 1982 में इसको डिक्लेयर किया गया। ये फेमस है एलिफेंट, हाथियों के लिए जाना जाता है, जो कि केरला का एक राज्य पशु भी है। ठीक है, केरला में हाथियों की पूजा भी होती है, इनके बिजनेस भी होते हैं और लोग इनको अच्छा मानते हैं। क्लियर, हाथी पाले जाते हैं केरला में। तो 1982 में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बना। पेरियार एक नदी है और नदी किनारे जो जंगल है, उसी जंगल को पेरियार नेशनल पार्क नाम से जाना जाता है। अगला लिखेंगे हजारीबाग नेशनल पार्क। हजारीबाग नेशनल पार्क। तो 1979 में हजारीबाग नेशनल पार्क बना। और हजारीबाग नेशनल पार्क फेमस है फॉर स्पीशीज़ ऑफ फौना। फौना इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जानवरों की प्रजाति पाई जाती है। तो और बहुत सारे जानवरों में जैसे आप डियर कह सकते हो, कॉमन है, हिरण हो गया, देन इसमें आ जाता है लाइक मकैक, मॉन्कीज़ आ जाते हैं, इसमें टाइगर्स भी आ सकता है, एलिफेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन टाइगर और एलिफेंट्स मेनली इन वनों में नहीं देखे जाते। तो स्पीशीज़ ऑफ फौना झारखंड। ठीक है, हजारीबाग नेशनल पार्क के बाद अगला आ जाइएगा इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क 1978 में, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है नियर छत्तीसगढ़, और ये जाना जाता है वाइल्ड बफेलो के लिए, वाइल्ड बफेलो। ठीक है, ये स्थित है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती। अब सुन लेते हैं। इंद्रावती नदी रिवर गोदावरी की हेल्पिंग रिवर है, जो ड्रेन करती है दी एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी के आसपास का जो क्षेत्र है या जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, उसको आप कहते हो दैट इज़ इंद्रावती नेशनल पार्क। और वर्ष 1978 में इस पार्क को बनाया गया। 1978 में पार्क डेवलप हुआ या डिज़ाइन हुआ। ठीक है ना, डिज़ाइन नहीं कहेंगे बट आप ऐसे कह सकते हो कि इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, और ये वाइल्ड बफेलो के लिए जाना जाता है। वाइल्ड बफेलो होता है जंगली भैंसा। जंगली भैंसा छत्तीसगढ़ का राज्य पशु भी है, स्टेट एनिमल भी है। इंद्रावती के बाद अगला आ जाएगा दाचिगम। दाचिगम अगेन 1978 में, और ये फेमस है कश्मीरी स्टैग के लिए। कश्मीरी स्टैग के लिए जाना जाता है। अब ये कोई स्टेट नहीं, अब ये यूनियन टेरिटरी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर यूटी में देखा जाता है कश्मीरी स्टैग। और जो नेशनल पार्क है, दैट नेशनल पार्क इज़ दाचिगम। अब इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है, वो सुन लेते हैं। कश्मीरी स्टैग एक छोटा हिरन होता है। हिरन अगर मैं नॉर्मली कहूँ तो हिरन साइज़ में लगभग इतने बड़े होते हैं या और बड़े होते हैं।
लेकिन ये वाला जो हिरन होता है साइज़ में बहुत छोटा होता है, क्लियर, लाइक अ डॉग, एक डॉग जितना होता है ये, और होता हिरन है, जिसको कश्मीरी भाषा में हंगूल कहा जाता है, वहाँ के लोकल नेम्स में इसको हंगूल बोलते हैं, क्लियर। ये दाचिगम नाम क्यों रखा गया था उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बेसिकली जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पीरियड में जम्मू कश्मीर के राजा होते थे राजा हरि सिंह। तो राजा हरि सिंह ने अपनी सारी संपत्ति, सारा क्षेत्र, सारा जो राज्य था वो भारतीय संघ में मिलाने का निश्चय लिया। और क्योंकि ये भारतीय संघ में मिलाया जा रहा था, इसका मतलब जितने भी वन थे, फॉरेस्ट, नदियाँ, ये सब अब भारत सरकार के अधीन होने वाली थी। तो उस टाइम पीरियड में जिस फॉरेस्ट की देख रेख कभी राजा हरि सिंह करते थे, अब वो फॉरेस्ट भारत सरकार के अंडर आ चुका था। और क्योंकि गवर्नमेंट को इसको एक नेशनल पार्क घोषित करना था 1978 में, इसीलिए जम्मू कश्मीर के इस वन्य क्षेत्र से 10 विलेज हटाए गए थे, 10 गांव शिफ्ट किए गए थे। और क्योंकि ये 10 गांव हटे और इनकी जगह पर पेड़ पौधे लगाए गए होंगे या जंगल का विस्तार किया गया होगा, डेवलपमेंट किया गया होगा, तो उन्हीं 10 गांवों की याद में इस नेशनल पार्क का नाम रख दिया गया था दाचिगम। दाची का मतलब होता है 10 और गम का मतलब होता है विलेज, यानी दाचिगम 10 विलेजेस, ठीक है। देन अगला आ जाइए दुधवा नेशनल पार्क 1977। दुधवा नेशनल पार्क 1977, ये उत्तर प्रदेश में, और ये फेमस है फॉर स्वैम्प डियर, बारहसिंगा स्वैम्प डियर के लिए जाना जाता है, और कॉमा करके आप टाइगर भी लिख सकते हो। हिरण और शेर दोनों के लिए फेमस माना जाता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, विच इज़ प्रेजेंट इन उत्तर प्रदेश, यूपी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला आ जाइए दरहा नेशनल पार्क। दरहा नेशनल पार्क, इसको कब घोषित किया गया था? दरहा को, दरहा नेशनल पार्क सन 2004 में इसकी घोषणा हुई थी। सन 2004 में इसको बनाया गया। और दरहा नेशनल पार्क ये फेमस है डेजर्ट वुल्फ के लिए। डेजर्ट वुल्फ अभी मैं आपको बताऊंगा डेजर्ट वुल्फ क्या होता है, और फेमस एट राजस्थान, ठीक है। इसके बारे में सुनते हैं। दरहा एक प्लेस है राजस्थान की, और ये इंडियन हिस्ट्री में भी फेमस है। दरहा वही प्लेस थी जहाँ पे कभी हुमायूं ने शरण ली थी, अपना कैंप लगाया था, ठीक है। और दरहा में संरक्षण दिया जा रहा है डेजर्ट वुल्फ को, मरुस्थली भेड़िए को। मरुस्थली भेड़िया क्या होता है, जैसे डॉग होते हैं, ये बिल्कुल ही डॉग की तरह ही दिखते हैं। अगर आपके सामने डेजर्ट वुल्फ आ जाए तो आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि भेड़िया या डॉग है। अंतर बस ये होता है कि जो डॉग्स होते हैं उनकी पूंछ कभी भी ज़मीन से टच नहीं करती, लेकिन जो डेजर्ट वुल्फ होते हैं इनकी लंबी सी पूंछ होती है जो ज़मीन से टच होती रहती है, और इनके कान थोड़े बड़े होते हैं डॉग्स के कंपेरेटिव। और इनका जो माउथ होता है, माउथ ये डॉग का माउथ अगर हाफ खुलता है तो इनका पूरा पीछे ईयर्स तक ओपन होता है, क्लियर। तो ये वुल्फ की पहचान होती है जो कि डेजर्ट वुल्फ माना जाता है। बहुत से देशों में इसको कायोटी भी कहा जाता है, और बहुत से देशों में इसको सिर्फ वुल्फ मानते हैं, भेड़िया, क्लियर। आगे बढ़ेंगे। दुधवा नेशनल पार्क के बाद वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी 89 स्क्वायर किलोमीटर्स में है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर ये 1939 में बन गया था। इसकी घोषणा एक ब्रिटिश अधिकारी ने कर दी थी कि इसको आप एक राष्ट्रीय उद्यान मानो, फ्लोरा, और ये स्टेट पड़ेगा उत्तराखंड। आप फूलों की घाटी से ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर वैरायटी ऑफ फ्लावर्स खिलते हैं, और जो भी पर्यटक आते हैं, जो भी सैलानी आते हैं इस जगह को देखने के लिए, उनके लिए टिकटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और ये टिकटिंग 1 आवर से ज़्यादा की नहीं होती है, क्योंकि अगर आप इस वैली ऑफ फ्लावर में विज़िट कर रहे हो, घूम रहे हो, तो यहाँ पर फ्रेगनेंस इतनी ज़्यादा होती है। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं कि इनका जो पोर होता है,
या जो पॉलेंस होता है, पराग जिसको आप कहते हो, जिसकी खुशबू लोगों को अट्रैक्ट करती है, अगर आप इस तरह के पॉलेंस वाले इलाके में रहते हो या आप चले गए तो 1 आवर से ज़्यादा रहने पे ख़ास तरह के जो पौधे हैं इनसे एक ख़ास तरह का फ्रेगनेंस निकलता है जिससे पर्सन बेहोश हो सकता है, और अगर वो बेहोश हो गया तो कुछ सर्टेन टाइम बाद उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 1 आवर से ज़्यादा का टिकट नहीं बनता। आप पूरे पार्क में भी नहीं घूम सकते हो क्योंकि 89 स्क्वायर किलोमीटर में है। आप हार्डली 10 to 15 किलोमीटर्स ट्रैवल करोगे, वॉक करोगे, एंड उसके बाद आप लोग रिटर्न हो जाते हो। ठीक है ना। वैली ऑफ फ्लावर ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट चमोली में, और ये वेरिड फॉर्म ऑफ फ्लावर्स के लिए जाना जाता है। फूलों की घाटी में ही उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी खिलता है जिसको आप कहते हो ब्रह्म कमल, जो कि चढ़ाया जाता है बद्रीनाथ धाम में। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिए किबुल लामजाओ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ। जो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये 1977 में बना था, वर्ष 1977 में बना था। फेमस है फॉर डांसिंग डियर, और डांसिंग डियर को आप कहते हो शानगाय, शानगाय। किबुल लामजाओ ये पड़ता है इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। मणिपुर की झील है जिसको आप कहते हो लॉकटक लेक, और लॉकटक लेक पे किबुल लामजाओ स्थित है। ठीक है, यह किबुल लामजाओ इज़ अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ मणिपुर, मणिपुर की झील पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किबुल लामजाओ के बाद ये भारत का और वर्ल्ड का भी पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अनदर वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉल्ड काजीरंगा नेशनल पार्क, एंड काजीरंगा नेशनल पार्क 1905 में ये बना था। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क 1905 1905। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, फेमस फॉर, काजीरंगा नेशनल पार्क ये 1905 में बना था। फेमस फॉर 1 हॉर्न राइनोसिरस, एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। 1 हॉर्न राइनोसिरस यह पूरे विश्व में भारत में ही पाए जाते हैं। इसकी खास बात यह है, या तो ये एक सींग वाले गेंडे या तो इंडिया में पाए जाते हैं या फिर अफ्रीका में ही देखे जाते हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इस तरह की प्रजाति अब पूरे विश्व में सिर्फ इंडिया एंड अफ्रीकन देशों में ही बची हुई। अफ्रीकन देशों में से भी कुछ देश ऐसे हैं जिनमें ये पाया जाता है। क्लियर? और ये पड़ता है इज इन, काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन असम। माना जाता है जिस समय ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो इसका हॉर्न होता था, राइनो का हॉर्न होता था, ये एक बहुत एक्सपेंसिव कॉस्ट पे बिकता था। इसीलिए 18 सालों तक गेंडे का राइनोसिरस का शिकार होने लगा, और इसके हॉर्न की जो मार्केट वैल्यू थी यह बहुत बढ़ गई इन फॉरेन कंट्रीज़। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि ये स्पीशी डे बाय डे कम होती जा रही है तो इन्होंने इसके शिकार पर रोक लगा दी। सन 1905 में जब इसके शिकार पर रोक लगी थी तब इनकी तादाद बहुत कम हो चुकी थी, लेकिन जब से इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित करा तब से लेके अब तक भारत में एक सींग वाले गेंडे को संरक्षण मिल रहा है, और लगभग 2000 से ज़्यादा एक सींग वाले गेंडे अभी भारत में मौजूद है। काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद अगला आ जाइएगा मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क अगेन 1905 में ही बना था ये भी, और ये भी फेमस है 1 हॉर्न राइनोसिरस के लिए। 1 हॉर्न राइनोसिरस अगेन इट इज़ इन आसाम, ये भी आसाम में है। ठीक है, 1 हॉर्न राइनोसिरस के लिए जाना जाता है मानस नेशनल पार्क। सॉरी, ये 1905 में नहीं बना, थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए। 1905 का एक काजीरंगा था, ये 1990 में बना, 85 ईयर्स बाद बना। ठीक है, मानस। अगला आ जाइएगा रणथंबोर नेशनल पार्क, 1980 में बना है। ठीक है, रणथंबोर नेशनल पार्क। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान ये फेमस है टाइगर्स के लिए, शेरों के लिए जाना जाता है।
अब इसके बारे में एक पॉइंट आपको ऐसे ही वर्बली बता देंगे। रणथंबोर, ठीक है। रणथंबोर 1980 में बना, 1980 में। और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान फेमस है फॉर टाइगर, और इट इज़ मेनली प्रेजेंट या लोकेटेड इन राजस्थान। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी नेशनल पार्क नाम से भी आप जानते हो। और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में एक टाइग्रेस होती थी जो कि कैमरा फ्रेंडली थी, इसका नाम मछली था। और बहुत से जो पर्यटक आते थे इसको देखने, इसकी फ़ोटोग्राफ्स लेते थे, तो प्रॉपर वे में फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाती थी। और देन उसके बाद ये मूव हो जाते थे टूवर्ड्स फॉरेस्ट, ठीक है ना। मछली नाम से फेमस थी, लेकिन हालांकि अब इस टाइग्रेस की डेथ हो चुकी है। और ये रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कई सालों से प्रोटेक्शन दे रहा है टाइगर्स को, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये सब कार्य किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाइएगा गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट 1965 फेमस फॉर एशियाटिक लायंस, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और गिर फॉरेस्ट पड़ता है इस इन गुजरात, गुजरात में गिर फॉरेस्ट, ठीक है। गिर फॉरेस्ट वर्ष 1965 में इसको घोषित किया गया था। एशियाई शेर और अफ्रीकन शेर, इनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। जो अफ्रीका का शेर होता है उसके नेक के पास बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं, जबकि एशियाई शेर के नेक के पास इतने ज़्यादा हेयर्स नहीं होते। दूसरा एक पॉइंट आप कह सकते हो कि जो एशियाई शेर होता है उसका स्टमक थोड़ा सा लटक रहा होता है, या मतलब फ्लैट नहीं होता है वो, ठीक है ना। और जो अफ्रीकन शेर होता है उसका स्टमक फ्लैट होता है। तो दोनों लायंस को अगर आप देखो तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन सा अफ्रीकन है कौन सा एशियन है। एशियाई शेर ये 2000 इनकी संख्या थी जब गिर फॉरेस्ट 1965 में इसको घोषित किया गया था, लेकिन अब इनकी तादाद बढ़ के 2500 के लगभग हो चुकी है, ठीक है। गिर फॉरेस्ट के बाद अगला आ जाइएगा राजाजी नेशनल पार्क 1983। राजाजी नेशनल पार्क 1983, और ये प्रसिद्ध है फॉर टाइगर, एलिफेंट, डियर, हिरन, मकैक, इनके लिए फेमस है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आप सभी जानते हैं इज इन स्टेट उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में है। क्लियर, राजाजी नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड। देन अगला आ जाइएगा हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, घोषणा की गई थी 1981 में, फेमस फॉर स्नो लेपर्ड। ये हिम तेंदुए के लिए जाना जाता है, स्नो लेपर्ड। और ये यूटी में आएगा, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पड़ता है, ठीक है। हिम तेंदुए ये हिमालयन माउंटेन बेल्ट में देखे जाते हैं, बहुत टॉप पीक पे, जो कि समुद्र तल से 5000 या 6000 फुट की ऊंचाई पे होते हैं। और हिम तेंदुए अधिकतर बर्ड्स का, पक्षियों का शिकार करते हैं। हेमिस नेशनल पार्क जिस जगह इसकी घोषणा की गई है वहीं पर ही बर्ड्स को भी संरक्षण दिया जा रहा है, जो कि एक स्नो लेपर्ड का एक इम्पॉर्टेंट फूड की फॉर्म में भी देखा जा सकता है। क्लियर, एक और आ जाइए, दैट इज ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक होता है काला मृग। ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क। और ब्लैक बक नेशनल पार्क 1976 में इसकी घोषणा कर दी गई थी, 1976 में। ये फेमस है ब्लैक बक के लिए, काले हिरन के लिए, ब्लैक बक के लिए जाना जाता है। और ब्लैक बक नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन गुजरात, ठीक है। अगली हेडिंग बनाएगा आप बायोस्फीयर्स। बायोस्फीयर्स, ठीक है।
तो कुछ प्रमुख जैव मंडल हम पढ़ने जा रहे हैं। जैव मंडल क्या होते हैं वो आपको बता देते हैं। बायोस्फीयर वो प्लेस होती है जहाँ पर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस आर लिंक्ड टुगेदर। मतलब वो क्षेत्र जहाँ पर जानवर भी रह सकते हैं, पेड़ पौधे भी रह रहे हैं और ह्यूमन बींग्स का इंटरेक्शन भी है, तो ऐसी जगह एक जैव मंडल के फॉर्म में काउंट होता है। स्फीयर का मतलब होता है मंडल और बायो का मतलब है ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। तो एक ऐसा स्फीयर, एक ऐसा एरिया जहाँ पर ये सभी चीज़ें इंटरलिंक होके रहती हैं। जो भारत के जैव मंडल हैं वो टोटल जैव मंडल हम लोग लिख लेते हैं, टोटल बायोस्फीयर्स कितने हैं और उनके क्या नाम हैं। टोटल बायोस्फीयर्स ऑफ इंडिया, टोटल बायोस्फीयर्स ऑफ इंडिया। भारत के टोटल जैव मंडल हैं 14। सॉरी, तो 14 पहले थे, अब ये हैं 18 जैव मंडल है, ठीक है। 18 जैव मंडल हैं भारत में। तो हम इसमें एक तरफ लिखेंगे बायोस्फीयर का नाम और एक तरफ आप ये लिखिएगा कि ये किस पर्टिकुलर स्टेट में पड़ता है या यूटी में पड़ता है, स्टेट/यूटी, ठीक है, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। तो बायोस्फीयर पहला आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर, और नीलगिरी बायोस्फीयर यह है कर्नाटक में। नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का वो पॉइंट है जहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलते हैं और इसका मेजर पोर्शन कर्नाटक में, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर के बाद आ जाइए नॉक्रैक बायोस्फीयर। नॉक्रैक इस नाम से समझ आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट का नाम है, तो स्टेट है मेघालय, ठीक है, स्टेट है मेघालय। देन सुंदरबन, भारत का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र में भी आप कह सकते हो सुंदरबन, ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है और एक बिगेस्ट जैव मंडल है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का एंड बांग्लादेश का, ठीक है। वर्ल्ड के बायोस्फीयर रिजर्व में अगर मैं बात करूँ तो आप अमेज़न की बात करोगे। सुंदरबन इज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। फिर आ जाइएगा दिहंग, दिहंग बायोस्फीयर आएगा अरुणाचल प्रदेश, दिहंग बायोस्फीयर, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर आ जाइए डिब्रू, डिब्रू बायोस्फीयर रिजर्व ये आसाम में आता है, डिब्रूगढ़ नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला आ जाइए मानस बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व अगेन आसाम। ये एक नेशनल पार्क भी और जैव मंडल के रूप में भी देखा जाता है मानस, ठीक है। देन इसके बाद आ जाइए पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, और पन्ना नेशनल पार्क आ जाएगा इज इन एमपी, मध्य प्रदेश। पन्ना नेशनल पार्क इज इन एमपी, मध्य प्रदेश। देन इसके बाद आता है कोल्ड डेजर्ट, वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश, वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश। ये बाकी जैव मंडल में से एक नया जैव मंडल है, तो
तो आप इसको स्टार ऐसे डबल स्टार बना लो। अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि इंडिया में पहले 13 बायोस्फीयर रिजर्व होते थे, 13 बायोस्फीयर रिजर्व्स होते थे और 5 बायोस्फीयर रिजर्व बाद में बने, यानी न्यूएस्ट बने, तो उनमें एक नया बायोस्फीयर है कोल्ड डेजर्ट। अगला आ जाइए शिमलीपाल। शिमलीपाल बायोस्फीयर इज इन उड़ीसा, ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। शिमलीपाल इज इन उड़ीसा। गल्फ ऑफ मन्नर, मन्नर की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नर, मन्नर की खाड़ी, तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नर तमिलनाडु, मन्नर की खाड़ी है तमिलनाडु में, ठीक है। अगला आ जाइए रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ गुजरात, रन ऑफ कच्छ इज इन गुजरात। आगे बढ़ेंगे अमरकंटक, अमरंचक, अमरकंटक और स्लैश करके अमरंचक, अमरंचक, अमरकंटक और अमरंचक। तो अमरकंटक आ जाएगा इज इन एमपी मध्य प्रदेश और स्लैश करके लिखेंगे अमरंचक, अमरंचक इज इन छत्तीसगढ़। एमपी और छत्तीसगढ़ के पोर्शन में आता है, ठीक है। ये एक नया जैव मंडल है रन ऑफ कच्छ और अमरंचक एक नया जैव मंडल की कैटेगरी में रखा गया है। फिर आ जाइए नंदा देवी बायोस्फीयर। नंदा देवी बायोस्फीयर इज इन उत्तराखंड। नंदा देवी बायोस्फीयर इज इन उत्तराखंड, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर आता है उत्तराखंड में। फिर आ जाइए पंचमरी। पंचमरी इज इन एमपी मध्य प्रदेश। देन इसके बाद आ जाओ ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है। देन शेषाचलम, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को एपी लिख लीजिए। अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई आता है इज इन केरला, अगस्त्य मलाई इज इन केरला। लास्ट इज कंचनजंगा, कंचनजंगा बायोस्फीयर इज इन सिक्किम, ठीक है। कंचनजंगा बायोस्फीयर इज इन सिक्किम। तो नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर्स यहाँ पर डन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एक न्यू और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके देन, हैव नाइस डे। रिवीजन करते रहिए।